Good morning students. This is a video lecture of class +1 फिज़िक्स। और स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ रिवीजन, जो कि आपको यूनिट टेस्ट में हेल्प करेगी और यूनिट टेस्ट में आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे। क्लियर है? तो इसमें आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर आने वाला है आपका। जी हाँ, फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो हमारा हो चुका है और हमारा 1E एरर्स चल रहा है इसमें। तो इसमें आपको जो यूनिट्स हैं वो इंट्रोडक्शन होगी इसमें। ये बहुत ही बेसिक है, क्लियर है। इसमें से सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं और इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डेफिनेशन जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे आज, वो आपने वही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हल्का सा इम्पोर्टेंट, इसमें से आपको यूनिट्स याद करने हैं। क्लियर है? सिंपल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं बस वो आपको याद करने हैं इसके। क्लियर है? लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गया, वो आपको याद करने हैं, इसमें प्रैक्टिस करनी है, उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। और जो मेन चैप्टर्स हैं वो 1C 1D एंड 1E। क्लियर है? ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और एरर्स आपको प्रोपागेशन ऑफ एरर तक करना है, जहाँ तक मैंने कराया है प्रोपागेशन ऑफ एरर तक आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? और मैं पहले कह देता हूँ कि 1C 1D और 1E इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये +2 में भी काम आते हैं आपके चैप्टर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको सिंपल 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स याद रखने हैं और कुछ वैल्यूज़ जैसे 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इंट्रोडक्शन में आपको थ्योरी है भी कैसे रिलेट करती है साइंस में, वो आपको बताऊंगा आज। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस है, आपको ध्यान से इसे समझ लेना है। क्लियर है? सो 1A इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 1B इज़, इसमें सिर्फ सेम फंडामेंटल इक्वेशंस, और C 1D एंड 1E एरर जो हमने प्रोपोगेशन तक की है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, बहुत ही इजी, फास्ट क्या रिवाइज कर लेंगे इसे। पढ़ा हुआ है आपने क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के चैप्टर से। और ये बुक जो है मैंने ये बुक है प्रदीप फंडामेंटल्स। क्लियर है? पर मैंने बता दिया था आपको पहले भी, प्रदीप फंडामेंटल से ये आपको कंटेंट दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में जी हाँ व्हाट इज़ फिज़िक्स। ठीक है? फिज़िक्स ऐसा डिसिप्लिन है जो कि नेचुरल साइंस का, जो कि किससे बना है, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस मतलब नेचर से बना है। तो हम किसी भी नेचर को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, उसे फिजिक्स कहा जाता है। मतलब वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ नेचर करती है, मतलब हमारे मतलब हमारे नेचर को हम कैसे जैसे कुछ भी नेचर के फिनोमिनाज हैं, कोई भी तरह के फिनोमिनाज होंगे नेचर के, तो उसे क्या कहेंगे हम, फिज़िक्स। क्लियर है? फिज़िक्स की जो बेसिक 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं इसकी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मैंने बताया था भी हमने सारे लॉज को यूनाइट कर देना एक सिंपल बेसिक लॉज में। ठीक है? जैसे मैक्सवेल्स के जो इक्वेशंस हैं उसके अंडर आते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज, उन्होंने क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इस तरह को कहते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म मतलब हमने जो कम्प्लेक्स पार्ट था, जो कम्प्लेक्स सिस्टम था, उसको हमने सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करना, रिडक्शन कर देना, रिडक्शनिज्म कहते हैं उसे। तो ये हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके कारण हम फिज़िक्स में ये 2 प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ताकि हम यूनिफिकेशन कर सकें और रिडक्शनिज्म कर सकें। ओके, अब स्कोप क्या है? अब आपको पता है जो फिज़िक्स है वो माइक्रोस्कोपिक की हो सकती है और माइक्रोस्कोपिक भी। क्लियर है? और ये आपका रिवीजन चल रहा है, इस करके थोड़ा सा ये फास्ट होगा। और मैंने बता दिया आपको जैसे 1 जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कि 1C मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डायमेंशन एनालिसिस, वो जो आपके चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर जो है इसमें से आपको सिंपल बेसिक डेफिनेशंस याद करनी है जो मैं बताऊंगा आपको, जैसे व्हाट इज़ फिज़िक्स हो गया, इसकी 2 यूनिफिकेशन की, बस ये याद करना है। और फंडामेंटल फोर्सेस याद करनी है इसमें। क्लियर है? तो इसी कारण मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान से इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, मतलब कि आप कह सकते हो कि आपने ज़्यादा ऐसे नहीं टेंशन नहीं लेनी कि इसमें से पढ़ा क्या कराया या इसमें से क्या आ जाएगा। तो इसमें से बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको समझाने के लिए होता है, इंट्रोडक्शन होती है ये चैप्टर। क्लियर है? तो मैक्रोस्कोपिक होते हैं
जो 2 डोमेन्स होती हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं। क्लियर है। तो मैक्रोस्कोपिक जो हमें नेक्ड आई से दिख जाती हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हमें पता है हम रुक रहे हैं, फ्रिक्शन रगड़ है जो। माइक्रोस्कोपिक जो मतलब कि एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वगैरह, ठीक है ना। तो 2 तरह की स्टडी होती है इसकी, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, जो मॉडर्न फिजिक्स है। पहले जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब हम ज़्यादा, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे, हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते थे, उसको कहते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स का था। अब मॉडर्न फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियस। क्लियर है। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो पहले था उसमें बहुत आते थे टॉपिक, जैसे हमारा मैकेनिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रीड करना, रिजिड बॉडी, सख्त बॉडी को रीड करना, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, गैसीय सिस्टम को रीड करना, चेंज इन टेम्परेचर को रीड करना, ये सारे क्लासिकल फिजिक्स में आते थे। क्लियर है। तो इसमें इतना स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपसे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फिज़िक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस, जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट करती है। फिज़िक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ये सारे जो एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल को मतलब कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना, ये सारा फिज़िक्स के साथ इसका किसका रिलेशन है, केमिस्ट्री का। फिज़िक्स के साथ अगर हमको उसका मतलब कि कह सकते हैं, हमें उसका फिज़िकल लॉज पता होंगे, हमें उससे किसी के एटम के, किसी की मॉलिक्यूल्स के, किसी भी एलिमेंट के, तो हम उसको उसके साथ तभी तो अरेंज कर सकते हैं ना। उसके हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी हमारी उनको उसकी यहाँ, ठीक है। इसी कारण बायोलॉजिकल साइंस इससे भी रिलेट करता है। जैसे बताया आपको कि माइक्रोस्कोप वगैरह जो होते हैं उसमें लेंस वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो क्या है, फिज़िक्स से ही बने हैं। फिज़िक्स के जो फोकल लेंथ हम निकालते हैं उससे बनते हैं, तो बायो में यूज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं, जैसे हम सैटेलाइट्स देखते हैं। मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं, वो सारी थ्योरीज़ हैं, वो सारी फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। हो जैसे बायो फिज़िक्स में भी यूज़ होती है, जियोलॉजी। तो ये सारी अदर साइंसेस से कैसे फिज़िक्स रिलेट करती है ये बताया गया। सोसाइटी तो आपको पता ही है, हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, टेलीग्राफ, टेलेक्स, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी क्या इसमें फिज़िक्स के जो फिनोमिनाज है वो यूज़ हो रहे हैं। जो मॉडर्न फिज़िक्स यूज़ हो रही है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है। जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट जो बन रहे हैं, जो चिप्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बन रहे हैं, दिस आर फिज़िक्स रिलेटेड। क्लियर, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी से रिलेट करती है, अभी मैं बताया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है ना। जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया था, हीट का लॉ आया था, तो ये सारा क्या है, जैसे यूरेनियम के बारे में स्टडी करना, ये सारा क्या है, फिज़िक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अब हम जानेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मैंने बताया फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं जो नेचर में, जो हम 4 फंडामेंटल: ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, जो फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड टू हैवी बॉडीज़ हैं, उसके मासिस के कारण जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वैल्यूज़ किसकी होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। और ये जो फोर्स होती है इसमें जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्लियर है। और इसमें अट्रैक्शन की फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, अगर मतलब कोई 2 बॉडीज़ हैं उनमें मास m1 m2 है, अगर वो आपस में अट्रैक्ट कर रही है तो किस फोर्स के कारण अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है। उनमें फोर्स कौन सी लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। और ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेज मैंने बताया था, ये वीकेस्ट फोर्स है, बहुत वीकेस्ट फोर्स है ये। क्लियर है। और ये वेरी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस है, जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारा जो प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन रोटेट करते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत दूर है, फिर भी वो इसके अराउंड रोटेट करते हैं और वो खींच रहा है एक दूसरे को। 2 मासीज हैं, जैसे ये m1 है और अगर वो m2 है, तो फिर ये इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। ईजी था, ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। ये कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। क्लियर है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं ये कब डिस्कवर हुई, जब हमने बीटा डिके को स्टडी किया। बीटा डिके की स्टडी के दौरान ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हमें मिली। अब न्यूक्लियस की बात आ रही है तो न्यूक्लियर की बात आ रही है तो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस आपको पता है एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि लगातार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उस समय जो एनर्जी, उस समय जो फोर्स हमें दिखती है कि किस में कन्वर्जन हो रही है फोर्स, वो जो फोर्स है हमें, दैट इज़ फोर्स इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है,
क्लियर है। और ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर है। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच हों, ठीक है ना। दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, और उसमें डिस्टेंस है R। तो फोर्स किससे इक्वल होगी? कूलम्स ने इस लॉ दिया था, ये आपको +2 में पढ़ेंगे। कूलम में 1/4πε0 Q1 Q2/R सर, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्स लॉ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है 1/4πε0, और ये ε0 भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू दी रखी है यहाँ पर, तो आपको ये रीड कर लेनी है। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। जी हाँ, जो हमारी लास्ट फोर्स है, जी हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को बाइंड करके रखती है, कहाँ पे? न्यूक्लियस में। तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ज़्यादा वीक होती है, देखो जिसने छोटे से एटम में, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, छोटे से न्यूक्लियस में कितनी अच्छी तरह से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बांध के रखा है। और यही इसी कारण ही जो यूरेनियम है, इसमें बाइनरी फिजन होती है, या आपने पढ़ा होगा फ्यूज़न रिएक्शन होती है, बाइनरी फ्यूज़न एंड फ्यूज़न, जो चेन रिएक्शन होती है। जब यूरेनियम टूटता है तो इतनी सारी एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि हमने इस बाइंडिंग एनर्जी को, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हमने तोड़ा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स तभी कहा गया है क्योंकि अगर टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसी कारण इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्लियर है। और इसकी रेंज बहुत छोटी, क्योंकि न्यूक्लियस में तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस की रेंज 10⁻⁻14 फर्मी के नज़दीक होती है, -15 लगा लो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके नज़दीक होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। और ये बेसिक अट्रैक्टिव फोर्स है, बट इसमें कोई यूनिवर्स लॉ नहीं लगता, इसमें कोई ओबे नहीं करता होता। क्लियर है। तो इसमें से जो को याद रखना, जैसे ये देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो वो वन वन हम उसको इसको रिलेशन दिया हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ। तो वीक फोर्सेज है, वीक न्यूक्लियर फोर्स वो 10⁻25, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38। तो ये रिलेशन दे रखा है रेशियो में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में इतना ही स्टडी करना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज, वो आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में। क्लियर है। बस ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। तो इसके आपको MCQ सॉल्व करने हैं। आज आप बुक खोलिएगा, इसके पीछे MCQ होंगे, आपको मिल जाएंगे, वो अपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, और मुझे भेजने हैं। और कल हम चैप्टर 2 यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।